सो गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज के लेक्चर हम समझेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में जो चैप्टर इसके अंदर जो हम कवर करने वाले, इसमें आ जाएगा आपको इंट्रोडक्शन नोज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका रेस्पिरेटरी का इंट्रोडक्शन, देन नोज के बारे में। नोज के बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन लंग्स के बारे में, लंग्स क्या होता है, क्या इसका एनाटॉमिकल लोकेशन है, क्या फंक्शन होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन समझेंगे। फिर कवर करेंगे हम लंग्स एंड लंग्स वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम जो होती है लंग्स की कैपेसिटी, उसके बारे में। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 का कैसे एक्सचेंज होता है। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट इनका कैसे होता है, कैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, उससे देखेंगे। और डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेशन, फाइनली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आ जाते हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ना। तो रेस्पिरेटरी ह्यूमन से लेकर के आपके जितने भी मैमल्स होते हैं, है ना, और उसके बाद आपके पैथोजेंस होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली हो गया, आपका टेडपोल्स वगैरह हो गया, और जो भी मगरमच्छ हो गए, केकड़े हो गए, तो हर जितना भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी इंसेक्ट हो गए, टेडपोल्स हो गए, तो सब में क्या होता है, एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। कुछ में ट्रेकिया के थ्रू होता है और कुछ में लंग्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो मैमल्स मीन मतलब जो स्तनधारी रहते हैं, जिससे हमसे शुरू करते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं, एक स्तनधारी रहते हैं ना मैमल्स, मतलब कि जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। जैसे कि हमारा गाय हो गया, भैंस हो गया, और कंगारू वगैरह आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो ये सारी चीजें केस में आ जाती है मैमल्स में। तो इनमें क्या रहता है, लंग्स रहता है, लंग्स की एक कैविटी प्रेजेंट होती है और लंग्स इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या आ जाता है आपका, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब कि आप ब्रीथ को लेना, सांस को लेना। एक्सपायरेशन मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। O2 को लेना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब CO2 को आपके बाहर छोड़ना, है ना। जैसे ये होगा इंस्पायरेशन, जो बाहर छोड़ दिया, ये हो गया एक्सपायरेशन, राइट। तो ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक्सपायरेशन में और इंस्पायरेशन में। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 को एक्सचेंज करने का। दूसरा आ जाता है एनर्जी एंड हीट को ट्रांसफर करने का। जब भी जैसे आप O2 ले रहे हो और CO2 को छोड़ रहे हो, तो O2 के साथ बाइंड होके जो आपके हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आपकी O2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको एनर्जी मिलती है आपके टिश्यू और सेल्यूलर लेवल पर, और आपका हीट भी उससे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी और ऊष्मा भी आपकी प्रोड्यूस होती है। फिर आता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब कि आपका जो डाइजेशन के बाद होता है आपका कैटाबॉलिक, मतलब उससे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। एनाबॉलिक मतलब वापस से उसको एक साथ बाइंड करना। तो कैटाबॉलिक की जो प्रोसेस होती है डाइजेशन के दौरान, जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक के प्रोसेस में भी, डाइजेशन में भी आपका रेस्पिरेशन हेल्प करता है, राइट। तो ये इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद आता था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं। जैसे मैमल्स में किसके द्वारा होता है, लंग्स। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनमें क्या पाया जाता है, लंग्स होता है। और इनमें लंग्स भी होता है, और साथ ही साथ क्या होती है आपकी वर्टिब्रा भी इनमें प्रेजेंट होती। फिर आते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट कीट पतंगे वगैरह जो आते हैं, उनमें जो सांस लेते हैं, वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है, उनमें सिर्फ ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। तो ट्रेकिया एक आपका बाइंड पाइप होता है, एक ट्यूब होती है ना। तो इनमें क्या सिर्फ आपका ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, इनमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ क्या रहता है, ट्रेकिया। फिर आता है आपका एक्वेटिक क्रिएचर। एक्वेटिक क्रिएचर मतलब कि जो जलीय जीव होते हैं। कौन से, जो जल के अंदर होते हैं, पानी के अंदर जो होते हैं, जो किससे लेते हैं, गिल्स से। जैसे देखा होगा मछली रहती है ना, तो कभी भी हम तालाब के पास या आसपास नदी में बैठे रहते हैं,
तो जिधर मछली तैर रही होती है ऊपर बबल्स आते हैं, बुलबुले आते हैं ना, तो मछली भी क्या करती है, सांस लेती है, उनके साइड में क्या रहता है, मछली का जैसे मुंह रहता है, तो मुंह के साइड में कभी भी जो शायद नॉनवेज वगैरह खाते देखा होगा तो क्या रहते हैं, गिल्स रहते हैं, गिल्स मतलब गलफड़े रहते हैं, उससे वो सांस लेती है ना, उसमें भी लंग्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है मेंढक, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मेंढक जो फ्रॉग रहता है, और मेंढक में क्या रहता है, अलग अलग दो तरीके की प्रोसेस रहती है, थोड़ा सा अलग टाइप से होता है इसका, क्योंकि कभी कुछ मेंढक देखा होगा पानी के अंदर भी रहते हैं, कुछ जमीन पर भी रहते हैं, और कुछ जमीन के अंदर भी रहते हैं, राइट, देखा होगा है ना। तो कुछ मेंढक क्या करते हैं, जब वो पानी के अंदर रहेंगे है ना, तब वो नहीं, हाँ पानी के अंदर रहेंगे तब वो किससे लेते हैं, गिल से। जैसे बचपन में हम छोटे छोटे थे तो तालाब के पास या खेत तरफ जाते थे, तो छोटा सा मेंढक को पकड़ के लेके आते थे ना, मछली समझ के उसको पकड़ के लेके आते थे, और सोचते थे बड़ा होके मछली बनेगी, तो बड़ा होके साला मेंढक बन जाता था, है ना। तो छोटा सा रहता है तब वो क्या रहते हैं, टेडपोल्स रहते हैं, उनका छोटा सा पूंछ रहती है, हम उनको देखेंगे इस तरीके से, ऐसे हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा उनका स्ट्रक्चर रहेगा है ना, पीछे उनकी छोटी सी ऐसे पूंछ रहेगी, तो हमको लगता है यार ये मछली है, उसको पकड़ के लेके आएंगे, बाद में वो मेंढक बन जाता है ना, पूंछ उसकी हट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छोटा जो मेंढक रहता है टेडपोल। तो तब वो टेडपोल रहता है, तब वो सांस किससे लेता है, इंस्पायरेशन किससे करता है, वो गिल्स से, है ना, जैसा मछली करती है ऐसे उसमें गिल्स रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो पानी के अंदर होता है, फिर मेंढक, दूसरा मेंढक आता है, वो क्या करता है, जैसे वो जमीन पे आ गया, पानी से निकल कर यदि वो जमीन पर आ गया, तो वो किससे सांस लेने लग जाता है, लंग्स से, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, वो कुछ मेंढक देखे होंगे जो मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, जब भी आप गांव पे खुदाई करेंगे ना, जमीन वमीन गड्ढा खोदेंगे, तो आपको देखेंगे कुछ मेंढक जमीन के अंदर बैठे रहते हैं, तो जमीन के अंदर कैसे सांस लेते होंगे वो, ना, तो उनका स्किन जो होती है, उनकी त्वचा होती है, उसका रोल होता है, उससे वो सांस लेते हैं, तो इसको एक नेचुरली भगवान ने, गॉड ने गिफ्ट दिया है उसको, भाई तो तीनों तरीके से सांस ले सकता है ना। तो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग मैमल्स हो गए, ये किस तरीके से सांस लेते हैं उसके बारे में हमने समझा। अभी हम देखते हैं ब्रीथिंग में हमारा क्या क्या रोल होता है। तो ब्रीथिंग दो प्रोसेस होती है, जो हम श्वास लेते हैं हमारी, वो दो चीज़ों में होती है। पहला आता है इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या इनहेल और एक्सेल भी हम इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड में, इनहेल और एक्सेल, है ना। इनहेल मीन्स इनटेक करना, सांस को लेना, O2 को लेना, ये हो गया इनहेल, ये छोड़ दिया, ये हो गया एक्सेल, राइट। तो इनहेल जब भी हम करते हैं तो कभी भी हम प्योर ऑक्सीजन का इनहेल नहीं करते हैं ना, जो हमारा वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। यदि हम शुद्ध ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का इनहेल करेंगे तो लंग्स को डैमेज कर देगी, लंग्स को चोट पहुंचा देगी। उसमें क्या क्या होता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है 78%, कितनी, 78%। उसका O2 ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%, और CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बहुत ही कम नॉमिनल लेवल रहता है, मिनिमम होती है 0.03%। सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके, नाइट्रस ऑक्साइड। और अभी कितना देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम पेड़ पौधे वगैरह नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को काट रहे हैं, तो आगे चल के तो विनाश होना निश्चित ही है। अभी इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का कम होता जा रहा है, जबकि जो इतना सफिशिएंट अमाउंट, इतना हमारे लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए जरूरत होती है, पर इससे कम होता जा रहा है इसका, क्योंकि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं ना। तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड 78%, 21% होती है आपकी O2, और 0.3% होती है CO2, ऐसे करके कितना हो गया, 100 हो गया होगा, है ना। फिर आ जाता है एक्सपायरेशन, मतलब एक्सेल करना, CO2 को फेफड़ों से, लंग्स से बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, है ना। तो एक्सपायरेशन में क्या आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का परसेंट सेम है आपका 78%, अब आपको वो करते हो। और O2 हमने देखा कि भाई O2 हम इनटेक कितना कर रहे थे, 21%, अब यहाँ पर 3% कम हो गई, 3% यहाँ पर हेर फेर हो गया, गायब हो गई, है ना। तो 3% क्या होती है, वापस से जो हमारी श्वसन की जो हमारी क्रिया होती है, जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, है ना, सेलुलर लेवल पर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो हमारी बॉडी है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है सेलुलर लेवल पर। और CO2 का जो होता है आपका, वो होती है आपकी कितना,
4%। तो इस तरीके से इसका अलग अलग परसेंट में हमने इसको डिवाइड किया। 4% वापस से CO2 को वापस आपके जो सेल्यूलर लेवल है वहाँ से जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन आपके इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में फंक्शनली, और इसको फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली भी इसको 2 पार्ट में डिवीजन किया है, अलग अलग 2 पार्ट में। एनाटॉमिकली यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिवाइड किया और लोअर में। अपर में क्या आ जाता है आपका माउथ, नोज और नेजोफेरिंक्स, मतलब इससे एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। सीपी ग्लोटिस हो गया, फेरिंग्स हो गया, और फेरिंग्स और जो नोज की कैविटी वो मिलकर के बनाती है नेजोफेरिंग्स, तो वो आ गया, नेजल कैविटी आ गया और माउथ आ गया। ये किस में आ जाता है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। उसके बाद आता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर में क्या क्या आ जाता है आपका ट्रेकिया, ब्रोंकी। ट्रेकिया क्या होता है, ये जो बाइंड पाइप है जिससे आपका ऑक्सीजन और आती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये पूरे पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ठीक है, ये होता है आपका ट्रेकिया। उसके बाद फिर क्या आती है ब्रोंकी। ब्रोंकी मतलब ये 2 पार्ट में यहाँ से डिवीजन हो रहा है इसका, यहाँ से देख रहे होंगे 2 पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। राइट, ट्रेकिया मतलब जो सिंगल पाइप है, बाइंड पाइप है, जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया फर्दर आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, लंग्स की तरफ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी के बाद एक छोटी छोटी और पार्ट में ब्रोंकी डिवाइड होती है, डिवीजन बनाती है, छोटी छोटी ये नली दिख रही होंगी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियल्स के बाद क्या आती है, एल्वियोली। एल्वियोलाई क्या होती है, एक अंगूर का जैसा गुच्छा रहता है ना, अंगूर के गुच्छे के जैसे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें सेल्स होते हैं, है ना, एपिथेलियल सेल्स वगैरह होते हैं। उसमें क्या होता है आपका, गैस एक्सचेंज होती है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये मेन पार्ट होता है आपके लंग्स का। ये गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है टर्मिनल एंड में, ब्रोंक्यूल्स के जो टर्मिनल एंड है वहां पर होती है एल्वियोलाई।
ठीक है, ये एल्वियोली। उसके बाद आता है आपका लंग्स, तो ये किस में आ जाते हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, है ना। जो गैस का एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वियोली के लेवल पर होता है। और जब जैसे कोविड होता था तो कोविड में क्या करता था, वो जो एल्वियोली के सैक होते हैं ना, जो अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं जिसमें गैस एक्सचेंज होती है, तो इनको नेक्रोस कर देता था। नेक्रोस मतलब उनकी डेड हो जाती थी, उनका फंक्शन जो धीरे धीरे करके स्टॉप होना शुरू हो जाता था। अभी इसमें नेक्रोस हो गया मतलब ये सड़ने लगा, इसका काम खत्म हो गया, तो वहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, तो पेशेंट को फिर क्या दम लगने लगती, ठीक है। तो और क्या करता था, कंजेशन ब्लॉक करता था आपकी ब्रोंकियोल्स को, तो ब्रोंकियोल्स को भी उसने ब्लॉक कर दिया कोविड ने, ये पाइपलाइन को, और इसको भी खत्म कर दिया, तो फिर व्यक्ति ऊपर जाना है ना। तो इस तरीके से कोविड ज्यादातर अटैक करता था आपकी एल्वियोली पे और ब्रोंकियोल्स पे, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती थी ना। तो इसका आ जाता है आपका अपर और लोअर के हिसाब से हमने समझा। अभी हम फंक्शन के हिसाब से समझते हैं। आपका फिजियोलॉजी के हिसाब से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कितने 2 पार्ट्स में। एक तो कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है आपका नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। देखो अब इसमें क्या क्या आ गया, नोज आ गई आपकी इधर जिधर भी है ना, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया आपका वॉइस बॉक्स जो होता है कंठ है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, लेरिंग्स फेरिंग्स दोनों चीजें आ गई। ट्रेकिया भी आ गया इसमें, उसके बाद ब्रोंकी, ब्रोंकिस भी आ गई, और ब्रोंक्यूल्स भी आ गई है। बची क्या, एल्वियोली बची और लंग्स बचा है। ये क्या होती है, फिल्टर बोर मॉइस्चर एंड कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। ये क्या करती है, आपको जो भी ऑक्सीजन हो जो भी आप बाहर से ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, कई बार टेम्परेचर कम होता है ना। अभी जैसे गर्मी में देखेंगे टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर की जो भी हम जलवायु है, तो उसके बाद जैसे कभी हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या कोई खेती किसानी करता है तो धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं, तो जो नाक से जैसे हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले वो किधर से जाती है, आपकी नाक से जाती है। नोस्ट्रल से जो आपकी नेजल कैविटी होती है उसका नेजल सेप्टम में आती है, इधर आप देखोगे टाइट टाइट होता है, तो नेजल सेप्टम में आ जाती है ना। नेजल सेप्टम में क्या होता है, बारीक बारीक म्यूकोसा रहती है, सीक्रेशन होता है, और छोटे छोटे हेयर रहते हैं जो क्या करते हैं, आपकी नोज को फिल्टर करते हैं। जैसे आपने भाई कोई भी मतलब आपने डस्ट पार्टिकल आया तो वो उधर ही फंस जाएगा, फिर देखेंगे हम कुछ समय बाद हमको सर्दी खांसी हो जाती है, गले में कफ जमने लगता है, नोजल पूरा ब्लॉक हो जाता है ना। तो वो क्या करता है, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपको कुछ भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, धूल मिट्टी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो फिल्टर करने का काम करता है ना। छोटे छोटे हमारे हेयर्स होते हैं, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और म्यूकस होता है, फिर हम देखते हैं नाक से पानी बहने लगता है ना, सर्दी खांसी हो जाती है। तो उसका रोल यही होता है आपका नोज का, फेरिंग्स का, लेरिंग्स का, ट्रेकिया, ब्रोंकिस, इस क्या करता है, फिल्टर करता है, और जो उसको वार्म करता है, वार्म रहती है तो मॉइस्ट करता है, और ज़्यादा ठंडी हो गई, कोल्ड होगा तो उसको थोड़ा सा वार्म करेगा, राइट। और फिर क्या करता है, ऐसे कंडक्शन या वर्क करता है एयर इनटू द लंग्स, और उनको लंग्स तक पहुंचाने का, यहाँ से ऑक्सीजन आई ये लंग्स तक पहुंचाने का इसको काम करता है, राइट। आई बात समझ इतना। फिर आता है रेस्पिरेटरी जोन, ये हो गया कंडक्टिंग जोन। कंडक्ट मतलब उसको फिल्टर करना, उसको कंडक्ट करना, कोल्ड है तो मॉइस्ट हीट देना, और हीट है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रेगुलेट करना। फिर आता है रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी में क्या आ जाता है आपका, ब्रोंकियोल्स, लास्ट की जो है एल्वियोली, और डक्ट आ जाती है, एल्वियोलर डक्ट, सैक और एल्वियोली, है ना, एल्वियोला, ये सारी चीजें इसमें। एल्वियोलर में मतलब एक से ज्यादा जो मल्टीपल होती है वो, एल्वियोली की जो सिंगल पाउच होता है, सैक होता है, वो डक्ट, इनसे जो ट्यूब कनेक्ट करती है, और छोटी छोटी बात में वो डक्ट, ये सब इसमें आ जाती है आपके रेस्पिरेटरी जोन में, जो कि गैस का एक्सचेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का। ये क्या होती है, मेन साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड। अब क्या होता है, इसके बाद आपने देखा होगा कि भाई आपका ब्लड भी आपका पल्मोनरी आर्टरी से आ जाता है आपके बोथ साइड के लंग्स में। आपने कार्डियक के सिस्टम में इसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो क्या करती है, ब्लड को एक्सचेंज करती है कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में मैंने असाइनमेंट दिया था, बनाया होगा आपने। तो एयर का और आपके ब्लड के बीच क्या होता है, एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 का। और ये कैसे होता है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो O2 होता है वो पूरी आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है आपकी आर्टरीज के थ्रू, और वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्रेब्स साइकिल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वापस से वहाँ से CO2 बाइंड होके किसके साथ आ जाता है, आपके
हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होकर वापस से आपके लंग्स में आ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे CO2 हो गया और O2 हो गया, ठीक है, तो HB का काम होता है भाई, इसकी दोस्ती होती है सिर्फ O2 के साथ कि भाई O2 के साथ ही रहना है, O2 को ही लेके जाना है और CO2 को, ये दोनों के साथ। पर इससे ज्यादा भी अट्रैक्ट किसको करता है, आपका मोनो ऑक्साइड को। ठीक है, मोनो ऑक्साइड जो किसमें होती है, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें होती है आपके, ये होती है आपके धुएं में, फॉग में, है ना। जैसे जब भी कभी आप इसके इधर आग लगी या आप धुएं के कांटेक्ट में ज्यादा आए तो ये क्या करता है, फटाफट इससे बाइंड करता है, मतलब ये इसका दोस्त है। मान के चलो कि HB का दोस्त कौन है सबसे ज्यादा, क्या हो गया, O2। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया इसका, जैसे कि इसकी गर्लफ्रेंड है, राइट, तो इसके साथ है। अब इससे इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मिला दिया इससे कोई अच्छी लड़की से, तो इसको छोड़ के इसके साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ बाइंड हो गया तो जैसे ही उसने क्या किया, धुआं था, जैसे आप धुएं के कांटेक्ट में आए, वो धुआं आपने जल्दी से बाइंड हुआ, पूरा आपके लंग्स में, पूरे आपकी ऑर्गन लेवल पर, टिश्यू लेवल पर जल्दी से पूरा स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो ये इसका काम होता है बाइंड करने का, ये जनरल बात थी, मैंने इसीलिए आपको बताया। तो ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, वो जल्दी से बाइंड हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें होती है, फॉग में, धुएं में, जब किधर ही आग लगती है, कुछ होता है तो वो जल्दी से पूरे बॉडी में फैल जाती है। हाँ, तो ये क्या करता है, आपका O2 को बाइंड करके HB पूरे शरीर में आपके अलग अलग रीजन पर पहुंचाता है, बाद में CO2 को लेके आता है, फिर लंग्स में छोड़ देता है, ऐसे करके आपका ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ आया। एक और है, जैसे कि कभी कभी जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, और खाना खाते समय यदि हम बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं भाई हमको ठसका लग जाता है। खाना क्या होता है उस समय, एक हमारे जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसके बीच क्या होता है, एक एपिग्लोटस होता है। ठीक है, एक इधर से बॉल्व होता है, जैसे आपने, आपका क्या रहता है, सबसे पहले आपका रूट एक ही है, जब भी आप खाना खाते हो आपका ट्रेकिया डिवाइड होने से पहले, और इसोफेगस पहले क्या होता है, रूट एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो दो पाइप आए हुए हैं आपके, ठीक है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज की बात है। यहाँ से दो पाइप आए हैं, एक हो गया आपका ट्रेकिया, दूसरा हो गया इसोफेगस। क्या हो गया, ट्रेकिया और इसोफेगस। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है, आपका बाइंड पाइप होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड O2 जो कि आपके लंग्स के साथ कनेक्ट होता है। इसोफेगस क्या होता है, आपका फूड पाइप होता है, जो भी आप खाना इंजेस्ट कर रहे हो वो किधर जाता है, आपके एब्डोमिनल में, GI ट्रैक में। उसके पहले ये एक साथ होता है, ठीक है, जो आपकी नेजोफेरिंक्स कैविटी होती है उसमें एक साथ होता है। तो इसके बीच क्या होता है, एक एपिग्लोटस होता है, इसको हम ढक्कन या बॉल मान के चलते, एपिग्लोटिस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे जब भी हम खाना खा रहे हैं और हम कभी जल्दी हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं किसी के साथ और फटाफट खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या होता है, अब आपका ट्रेकिया में जाता है, मतलब आपके बाइंड पाइप में चले जाता है, फिर इधर से उसको प्रेशर देता है, अरे भाई इधर किधर आ रहा है ना, ये तेरी जगह नहीं है, ये उसको प्रेशर देता है, फिर ऊपर जा, बाहर जा, तो इसको हमको ठसका लगता है, कई बार देखा होगा, वापस से हम फिर जल्दी से पानी पीते हैं, तो वापस से ये क्या रहता है, पाइप, ये ऑटोनोमस हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उधर से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई खाना है अभी तू बंद हो जा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको बोल को भाई अभी खाना आ रहा है तू बंद हो जा और इसको खाने वाले पाइप में जाने दे, है ना, ट्रेकिया को हम बंद नहीं कर सकते। या फिर हम कभी सांस ले रहे थे, हम उसको ये नहीं कह सकते चल भाई अभी मैं सांस ले रहा हूँ
ये वाले पाइप को बंद कर, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते उसको। तो वो ऑटोनोमस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, ऐसा गॉड का नेचुरल क्रिएशन है, राइट। तो जब भी हम खाना खाएंगे तो ये क्या होगा आपका, इस तरफ ये आपका जो ट्रेकिया है इसको बंद कर लेगा और सिर्फ इसके जो खाने वाले पाइप है इसको ओपन करेगा, तो आपका खाना जाएगा जीआई ट्रैक में। जब आप सांस ले रहे हो तो ये क्या करेगा, ये जो आपका इसोफेगस इसको बंद कर देगा, ओपन कर देगा किसको, आपके ट्रेकिया को, तो आप सांस लोगे। और कभी कभी हम हड़बड़ी में खाते हैं, जल्दी जल्दी में बात कर रहे हैं, दोस्त के साथ खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है खाना हमारा जीआई ट्रैक में जाने की वजह से, इसोफेगस में जाने की वजह से क्या होता है, इसोफेगस में नहीं जा करके आपका आने लगता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में आता है, आपको ठसका लगता है, फटाक से हम पानी पीते हो, वापस से बंद हो जाता है और आपके इधर वाले इसोफेगस में आ जाता है ना। तो कई बार हम कहते हैं भाई कोई हमको हिचकी चलती है, कि बोलते हैं भाई कोई याद कर रहा है तो हिचकी चल रही है ना, तो कोई याद करता है तब नहीं चलती है, हम किसी को याद कर रहे हैं, हमारा ब्रेन क्या हो गया, किसी और के कुछ और सोच रहा है और उसका सिस्टम पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है ना, ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से ही। तो हम किसी और के बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान किधर और है, तब हमारा ये गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी। तो इसका जो काम होता है वो इसका होता है एपिग्लोटिस का, है ना। ऐसा आकर के देखोगे तो थोड़ा सा दिखाई दिखाई ऐसे नॉर्मल नहीं देता है, जो हम लैरिंग्स वगैरह डालते हैं ना लैरिंजिस को, तो उससे दिखाई देता है। तो ये होता है आपका एपिग्लोटिस का काम यहाँ पर। उसका बाद एक रोल और होता है आपका, मैं बताया नहीं आपको, ये होता है आपका क्या बोलते हैं हम इसको, डायफ्राम। अब क्या होता है, जो आपका लंग्स होता है, तो लंग्स में आपकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होती है, इससे कार्डियक होता है। तो लंग्स की जो मसल्स होती है वो वैसे कॉन्ट्रेक्टाइल, उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती, खुद से वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सन नहीं करती। इसमें मेन रोल होता है डायफ्राम का, कुछ हद तक होता है आपकी चेस्ट की जो रिब्स गेज है और चेस्ट की रिब्स गेज की जो मसल्स, उसका रोल होता है। पर जो लंग्स की मसल्स है स्पेशली, उसका कोई रोल नहीं होता है, उसको पंप करने में, रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। किसका होता है, डायफ्राम का। डायफ्राम आपका क्या होता है, एक मसल्स होती है जो आपके एक बॉडी को, एक एब्डोमेन पार्ट को और चेस्ट वाले पार्ट को दो में डिवाइड करता है, एक तो अपर और दूसरा लोअर। लोअर जो होता है वो एब्डोमेन होता है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो आ जाता है आपका चेस्ट का पार्ट। तो जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो, तो जब इनटेक करते हो तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तब आपने ऑक्सीजन ली तो ये नीचे आ जाएगा, और जैसे आपने ऑक्सीजन ली बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाएगा, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऐसे करके छोड़ी, तो ये वापस से प्रेशर करेगा, प्रेशर करने की वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे आपने गहरी सांस ली, तो जब आप सांस लोगे ये नीचे आ जाएगा, वापस से छोड़ोगे ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये खुद लंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है, चल भाई ऑक्सीजन को बाहर छोड़, और जब आना रहता है तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसे करके वर्क करता है, राइट। और जैसे कि अब कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा जैसे प्रेग्नेंट लेडी रहती है ना, जिनके माँ के घर में बच्चा रहता है, तो 8-9 महीने चल रहा है, 7-8 महीने, तो फिर कैविटी पूरी फुल हो जाती है एब्डोमेन। अब इसको जगह नहीं बचती कि नीचे कैसे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। तो उस समय कुछ रोल होता है हमारी चेस्ट की जो मसल्स होती है, और आपकी जो रिब्स केज की मसल्स है, रिब्स केज है, उसका भी रोल होता है। पर जो मेन रोल होता है ज़्यादातर वो किसका होता है, डायफ्राम का। और कुछ हद तक नॉमिनल जो रोल होता है एसोसिएटेड में, वो होता है आपकी रिब्स की मसल्स का और रिब्स केज का, आपको रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। अगले चैप्टर में हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आज को लेक्चर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम मतलब आप एक बार में कितना लंग्स ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है। तो कितना होता है आपका 500 ml होता है ना। 500 ml जैसे एक आपकी पानी की बोतल होती है, ये बोतल तो खैर ज़्यादा की है, 1000 ml की होगी, है ना। 500 की वो छोटी वाली बोतल आती है, उतना आप एक बार में क्या करते हो, इनटेक लेते हो ऑक्सीजन, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, मतलब अप्रोक्स आप 400 से 500 इनटेक लेते हो और एक्सेल करते हो, इतना होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम बाद में समझेंगे डिटेल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक।